नमस्कार। ज्योग्राफी एनसीईआरटी की क्लास में आज हम लोग कक्षा 11 की एनसीईआरटी के छठे अध्याय का अध्ययन करेंगे। कक्षा 11 की एनसीईआरटी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वर्तमान समय में, भारत भौतिक पर्यावरण नाम की, उसमें जो छठा चैप्टर है वह मृदा से संबंधित है। चैप्टर 6 और चैप्टर का नाम है मृदा या सॉइल्स। मृदा या मिट्टी को इंग्लिश में सॉइल कहा जाता है। सबसे पहले मृदा का परिचय दिया गया है। मृदा के परिचय को समझें उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि मृदा के बारे में हम लोगों ने पहले की क्लासेस में भी काफ़ी कुछ पढ़ा है। 8th स्टैंडर्ड की जब एनसीईआरटी पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने मृदा के निर्माण की प्रक्रिया को समझा था। उसके बाद जब 9th क्लास की एनसीईआरटी में हम लोगों ने भारत के भूगोल के बारे में पढ़ा था तब भी हम लोगों ने भारत की मृदाओं के बारे में अध्ययन किया था। 11th क्लास की इस एनसीईआरटी में भी हम लोग भारत की मृदाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। और 11th क्लास की जो दूसरी एनसीईआरटी है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उसमें भी मृदा निर्माण की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। तो अभी हम लोग भारत के भूगोल के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए भारत की मृदाओं को पढ़ेंगे। इसके अलावा जब भौतिक भूगोल वाली एनसीईआरटी पढ़ेंगे उसमें भी मृदा के निर्माण की प्रक्रिया को विस्तार से समझेंगे। अब समझ लेते हैं मृदा को। मृदा के परिचय के संदर्भ में बात करें तो स्थल मंडलीय भाग में या स्थलीय भाग में जो पतली आवरण परत होती है और उस आवरण परत में फसलों को, पौधों को, वनस्पतियों को उपजाने की क्षमता होती है, उसे कहा जाता है मृदा। और मृदा का निर्माण हजारों सालों में होता है। और जो मृदा का निर्माण होता है वह सतत रूप से और धीरे धीरे चलने वाली कई संयुक्त प्रक्रियाओं का परिणाम होता है। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कई कारक होते हैं, जैसे उस क्षेत्र में जो पेरेंट रॉक्स हैं, जो जनक सामग्री है वह किस प्रकार की है, उस क्षेत्र की स्थलाकृति किस प्रकार की है, वह पर्वतीय क्षेत्र है या मैदानी भाग है, पठारी भाग है, वहाँ पर ढाल किस प्रकार का है, इससे भी मृदा के निर्माण की प्रक्रिया प्रभावित होती है। इसके अलावा वहाँ पर तापमान कैसा रहता है, वहाँ पर वर्षा कितनी अधिक होती है, वहाँ वनस्पतियों का आवरण कितना है, वहाँ पर सूक्ष्म जीवों की सक्रियता कितनी रहती है, इन सब कारकों के परिणाम स्वरूप भी मृदा का निर्माण प्रभावित होता है। और इन सब कारकों के अलावा एक अन्य कारक है समय, जो कि सॉइल प्रोफाइल या मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को तय करता है। तो इन सब कारणों के और इन सब कारकों के संयुक्त प्रभाव के चलते लंबे समय में मृदा निर्माण की प्रक्रिया पूरी होती है। अगर मृदा के गठन की बात करें कि मिट्टी में होता क्या क्या है, तो मृदा में खनिज तत्व भी होते हैं, मृदा में जैविक तत्व भी होते हैं। ह्यूमस के रूप में मृदा में जैविक तत्व भी होते हैं, जल भी होता है और वायु का भी मिश्रण होता है। और इन सब तत्वों के परिणाम स्वरूप मृदा में फसलों को, वनस्पतियों को, वृक्षों को उपजाने की क्षमता होती है। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने मृदा के बारे में एक सामान्य सा परिचय प्राप्त किया, सारी बातें वही लिखी गई हैं। अब यहाँ पर आप लोग एक टेबल देख रहे होंगे और इस टेबल में आप लोग भारत की मृदाओं का वर्गीकरण देख रहे होंगे। लेकिन ये वाला जो वर्गीकरण है ये यूएसडीए या संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग के वर्गीकरण पर आधारित है। लिखा हुआ है आईसीएआर। आईसीएआर का मतलब हो गया इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। और ये जो परिषद है, ये जो संस्था है, ये भारत में कृषि के संदर्भ में या कृषि के विकास के संदर्भ में अनुसंधान करने वाली सबसे सर्वोच्च संस्था है। इस संस्था के द्वारा यूएसडीए मृदा वर्गीकरण के आधार पर ये वाला वर्गीकरण दिया गया है कि यूएसडीए में जिस वर्गीकरण को, जिस आधार पर वर्गीकरण किया गया है, उस आधार पर भारत की मृदाओं को आईसीएआर ने निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया है। यूएसडीए का मतलब भी मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, संयुक्त राज्य अमेरिका का कृषि विभाग, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर।
तो ये वाला जो वर्गीकरण दिया गया है ये यूएसडीए क्लासिफिकेशन पर बेस्ड है। तो ये वर्गीकरण हमारे लिए ज़्यादा महत्व नहीं रखता है। हमारे लिए जो वर्गीकरण ज़्यादा महत्व रखता है वह ये वाला वर्गीकरण है। उत्पत्ति, रंग, संयोजन तथा अवस्थिति के आधार पर भारत की मिट्टियों को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। अगर आप लोगों से कभी मुख्य परीक्षा में कभी भारत की मृदाओं के वर्गीकरण के बारे में प्रश्न पूछा जाए तो आप लोग इस वाले वर्गीकरण को फॉलो करिएगा। इस वाले वर्गीकरण को लिख के आप लोगों को नहीं आना है, क्योंकि ये यूएसडीए क्लासिफिकेशन पर बेस्ड है और भारत के संदर्भ में अधिक माननीय वर्गीकरण ये नहीं है। इस टेबल के बारे में आपको क्या करना है कि सामान्य रूप से ये जो टेबल दी गई है, इन वर्गों को कितना एरिया किस वर्ग के अंतर्गत आता है उसको याद कर लेना है। हो सकता है कि कभी प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन मिल जाए, मुख्य परीक्षा में कोई प्रश्न मिलने की गुंजाइश या संभावना काफ़ी कम है। तो जो जानकारी दी गई है उसका कितने प्रतिशत भाग है भारत में, बस इतना याद कर लीजिएगा। ये जो क्षेत्र दिया गया है हेक्टेयर में, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, प्रतिशत याद कर लीजिएगा। तो इस टेबल में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, केवल तथ्यात्मक जानकारी को याद कर लेना है। जो वर्गीकरण आप लोगों को फॉलो करना है भारत की मृदाओं का, भाई ये वाला वर्गीकरण फॉलो करना है। उत्पत्ति के आधार पर, रंग, संयोजन का मतलब हो गया गठन, केमिकल कंपोजिशन के आधार पर तथा अवस्थिति के आधार पर भारत की मिट्टियों को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। अब यहाँ पर मृदा के प्रकार दिए गए हैं। जलोढ़ मृदाएं, काली मृदाएं, लाल और पीली मृदाएं, लैटेराइट मृदाएं, शुष्क मृदाएं, लवणीय मृदाएं, पीटमय मृदाएं और वन मृदाएं। ये मुख्य प्रकार हैं जिनके बारे में हम लोगों को अब आगे पढ़ना है। आगे हम लोग पढ़ें उससे पहले एक मानचित्र भी देख लेते हैं। इस मानचित्र में देखिए, कलर से आप लोग मैच करते जाइए। तो ये वाला जो क्षेत्र दिया गया है ये वन मृदाओं का क्षेत्र है। पहले ये जो मुख्य वर्ग दिए गए हैं ये मानचित्र पर देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। और ये वाला जो डॉट से एरिया जो दिया गया है, मैं लाइन भी खींच दे रहा हूं, और गंगा यमुना के मैदानी भाग में, पश्चिमी घाट के भाग में, गुजरात के क्षेत्र में, और इसके बाद आ जाता है ये असम के मैदानी भाग में। ये वाला जो रेड कलर से जो मैंने आउटलाइन किया हुआ है ये जलोढ़ मृदा का क्षेत्र दिखा रहा है। जलोढ़ मृदा के बाद आगे चलते हैं, लाल और पीली मृदा का क्षेत्र देख लेते हैं। ये वाला है लाल और पीली मृदा। आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो एरिया आप लोगों को दिखाई दे रहा है, जो प्रायद्वीपीय भारत में दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में विस्तृत है। ये वाला क्षेत्र और इसके अलावा उत्तर पूर्वी भारत में ये वाला जो क्षेत्र है जिसे मैं आउटलाइन कर रहा हूं, इस आउटलाइन किए गए क्षेत्र में बीच बीच के कुछ एक भागों को छोड़ दें। जैसे यहाँ पर बीच में लैटराइट मृदा का पैच है, यहाँ पर काली मृदा का पैच है, यहाँ पर लैटराइट मृदा का पैच है, इधर भी देखेंगे तो यहाँ पर लैटराइट मृदा का पैच है। तो बीच बीच के कुछ पैचेस को छोड़ दें तो इन क्षेत्रों में जो नीले कलर से मैंने ये आउटलाइन किए हैं, इन क्षेत्रों में लाल और पीली मृदा पाई जाती है। लाल और पीली मृदा के बाद अब हम लोग आगे चलते हैं और अगला वर्ग देख लेते हैं, काली मृदा का। काली मृदा को इस वाली लाइन से दिखाया गया है। तो ये जो दक्कन का पठारी भाग है, अब तो आप लोग दक्कन के पठारी भाग को पहचानने लगे होंगे।
दक्कन के पठारी भाग की जो संरचना है वह दक्कन लावा उद्गार के परिणाम स्वरूप हुई है। तो यहाँ पर दक्कन लावा पठार से जो आग्नेय शैलें निर्मित हुई हैं, उन आग्नेय शैलों के अपक्षय से इस क्षेत्र में काली मृदा का विकास हुआ है। तो इस वाले क्षेत्र में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। कुछ छोटे छोटे पैचेस के रूप में काली मृदा पाई जाती है। इस वाले क्षेत्र में ये जो रेड कलर से एरिया देख रहे हैं, इस वाले एरिया में काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा के छोटे छोटे से पैचेस बीच बीच में भी हैं। तो ये हो गया काली मृदा का क्षेत्र। इसके बाद अब हम लोग लैटेराइट मृदा के क्षेत्र को देख लेते हैं। लैटेराइट मृदा के क्षेत्र इस वाले कलर से दिखाए गए हैं। तो लैटेराइट मृदा के संदर्भ में आप लोगों को बता दूं कि लैटेराइट मृदा किसी एक क्षेत्र विशेष में नहीं पाई जाती है एकत्रित, बल्कि लैटेराइट मृदा कुछ अलग अलग क्षेत्रों में कुछ छोटे छोटे खंडों में पाई जाती है। तो ये जो ब्लैक कलर से जो मैं आउटलाइन कर रहा हूं, ये वाले जो क्षेत्र हैं, ये जो ब्लैक कलर से जो मैंने आउटलाइन किए हैं, ये वाले जो क्षेत्र हैं, ये लैटेराइट मृदा के क्षेत्र हैं। और लैटेराइट मृदाएं छोटे छोटे पैचेस के रूप में, छोटे छोटे खंडों के रूप में प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र में पाई जाती हैं। इसके अलावा अगला जो वर्गीकरण रह गया है मुख्य, वह रह गया है शुष्क मृदा का। शुष्क मृदा की अगर बात करें तो भारत के मरुस्थलीय क्षेत्र में इस वाले भाग में शुष्क मृदा पाई जाती है। शुष्क मृदा ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है जहां तापमान अधिक रहता है, वर्षा कम होती है और बाष्पीकरण अधिक होता है। बाष्पीकरण की अधिकता के चलते ही इस क्षेत्र में शुष्क मृदा पाई जाती है। तो यहाँ तक हम लोगों ने भारत के मानचित्र पर विभिन्न प्रकार की मृदाओं को देख लिया, समझ लिया कि किस क्षेत्र में कौन से प्रकार की मृदा पाई जाती है। अब हम लोग भारत की मृदाओं की अन्य विशेषताओं को, उनके रासायनिक संगठन इत्यादि का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जलोढ़ मृदाओं को। जलोढ़ मृदाओं का मतलब क्या होता है कि जो नदियां पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती हैं, पर्वतीय क्षेत्रों से निकलने के बाद अपने ऊंचे भागों में या अपने मार्ग में अपर्दन करती हुई आती हैं। अपर्दन करने के बाद वे अपने साथ अवसादों का परिवहन करती हैं। उन अवसादों के निक्षेपण से जो मृदा निर्मित होती है, उस मृदा को कहा जाता है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है, बांगर और खादर मृदा। और एक बात और बता दूं कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो मृदा पाई जाती है वह जलोढ़ मृदा ही पाई जाती है। जलोढ़ मृदा भारत के लगभग 40% भूभाग पर पाई जाती है और भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मृदा भी जलोढ़ मृदा ही है। और इस मृदा के उपजाऊ होने के चलते, समतल भूभाग में पाए जाने के चलते ही जलोढ़ मृदा के जो क्षेत्र हैं वे भारत के सर्वाधिक घने बसे क्षेत्र हैं। यह जलोढ़ मृदा के क्षेत्र में ही सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी पाया जाता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो जलोढ़ मृदा होती है वह दो प्रकार की होती है, बांगर और खादर। बांगर और खादर को आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं जब भारत के मैदानों को पढ़ रहे थे। तो बांगर और खादर का मतलब क्या होता है? बांगर मृदा के क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जो नदियों की बाढ़ सीमा से दूर अवस्थित हैं। जिन क्षेत्रों में पुराना जलोढ़ पाया जाता है, तो उस पुराने जलोढ़ की जो मृदा है या पुराने जलोढ़ से जो निर्मित मृदा है उसे बांगर मृदा कहा जाता है। और खादर मृदा के क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जो नदियों की बाढ़ सीमा के अंदर अवस्थित हैं और ऐसे क्षेत्रों में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। बाढ़ के साथ जब नदी का जल तटों से दोनों ओर फैलता है तो वह अपने साथ सूक्ष्म जो अवसाद होते हैं उनको भी ले जाता है। उससे क्या होता है कि खादर क्षेत्रों में प्रतिवर्ष नए जलोढ़ का निक्षेपण होता रहता है। तो जो बांगर के क्षेत्र हैं वे पुराने जलोढ़ के क्षेत्र हैं। बांगर मृदा का मतलब है पुराने जलोढ़ से निर्मित मृदा और खादर का मतलब है नवीन जलोढ़ या नया जलोढ़, जहां प्रतिवर्ष नदियों में बाढ़ आने से नए जलोढ़ या नवीन जलीय अवसादों का निक्षेपण होता रहता है। तो ऐसे क्षेत्र कहलाते हैं खादर। और खादर जो क्षेत्र हैं वे बांगर की तुलना में अधिक उपजाऊ होते हैं। और अधिक उपजाऊ होने का कारण क्या है कि यहाँ प्रतिवर्ष नवीन जलोढ़ का निक्षेपण होता रहता है।
अब कुछ बातें पढ़ भी लेते हैं। ये मृदाएं देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग को ढके हुए हैं। जलोढ़ मृदाएं भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था और मैं आप लोगों को एरिया भी दिखाई दे रहा हूं। ये वाला मानचित्र आप लोग देखिए। तो जो हम लोगों ने रेड कलर से किया था आउटलाइन, शुरुआत में ही समझ लिया था, तो जो आप लोगों को रेड कलर से जो एरिया जो दिख रहा है, जो आउटलाइन और जो डॉट से एरिया बना हुआ है, ये एरिया जलोढ़ मृदा का एरिया है और ये भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मृदा है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। एक बार जो यूपी का 2016 का आरओ का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया है। कई बार स्टेट पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पाई जाती है। 3-4 नाम दे दिए, उनमें से प्रश्न पूछ लिया, तो उसका उत्तर हो जाएगा जलोढ़ मृदा। और जलोढ़ मृदा अकेले भारत के 40% क्षेत्र पर पाई जाती है। एरिया आप लोग देख ही रहे हैं। अगर इनकी प्रकृति और केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो जलोढ़ मृदाएं गठन में बलुई दोमट से चिकनी मिट्टी की प्रकृति की पाई जाती हैं और इनमें पोटास की मात्रा अधिक होती है और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। एक और जानकारी दी है खादर और बांगर, जो कि जलोढ़ मृदाओं के दो वर्ग हैं। खादर और बांगर मृदाओं में कैल्शियम संग्रंथन अर्थात कंकड़ पाए जाते हैं। खादर और बांगर मृदाओं में, विशेष रूप से बांगर मृदाओं में, छोटे छोटे नोड्यूल्स पाए जाते हैं कैल्शियम के, जिन्हें कंकड़ कहा जाता है। अगली जानकारी है काली मृदाओं के बारे में। काली मृदाओं का एरिया हम लोगों ने पहले ही देख लिया था। काली मृदाएं, इन्हीं को रेगुर मृदाएं भी कहा जाता है। काली मृदा को ही रेगुर मृदा या काली कपासी मृदा भी कहा जाता है, क्योंकि जो काली मृदा है वह कपास को उपजाने के लिए विशेष रूप से उपयोगी है और इस क्षेत्र में कपास का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो कपास को उपजाने के लिए अधिक अनुकूल होने, विशिष्ट होने की वजह से काली मृदा को काली कपासी मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा का ही एक और नाम है रेगुर मृदा। और ये जो काली मृदाएं हैं ये दक्कन के पठारी भाग में पाई जाती हैं। दक्कन के पठारी भाग में क्रिटेशियस काल में लावा का दरारी उद्भेदन हुआ था। लंबे समय तक ज्वालामुखी का दरारी उद्भेदन हुआ, उससे जो लावा निकला, उस लावा के ठंडे होने से या जमने से वहाँ पर आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ। उन आग्नेय चट्टानों के अपक्षय से दक्कन पठार के क्षेत्र में काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। काली मृदाएं दक्कन के पठार के अधिकतर भाग पर पाई जाती हैं। महाराष्ट्र के कुछ भाग, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ भाग शामिल हैं। गोदावरी और कृष्णा नदियों के ऊपरी भागों और दक्कन के पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में गहरी काली मृदा पाई जाती है। इन मृदाओं को रेगर मृदा या रेगुर मृदा और इंग्लिश में इस तरह से लिखा जाता है REGUR। अब आप इसको रेगर पढ़ें या रेगुर पढ़ें। इन मृदाओं को रेगुर या रेगर मृदा तथा कपास वाली काली मिट्टी भी कहा जाती है। आमतौर पर काली मृदाएं मृणमय, गहरी और अपारगम्य होती हैं। काली मृदाओं की नमी के संदर्भ में एक विशेषता है, नमी के धीमे अवशोषण और नमी के धीमे क्षय। जो काली मृदाएं होती हैं उनमें आर्द्रता का या नमी का धीरे धीरे ही अवशोषण होता है और धीरे धीरे करके ही नमी का क्षय होता है। इसी वजह से जो काली मृदाएं होती हैं उनमें नमी लंबे समय तक बनी रहती है। नमी के धीमे अवशोषण और नमी के धीमे क्षय की विशेषता के कारण काली मृदा में लंबी अवधि तक नमी बनी रहती है। और ये जो क्षेत्र आप लोग देख रहे हैं ये काली मृदा या काली कपासी मृदा या रेगुर मृदा का क्षेत्र है। रासायनिक दृष्टि से अब केमिकल कंपोजिशन समझ लेते हैं काली मृदा का। रासायनिक दृष्टि से काली मृदाओं में चूना, लौह, मैग्नीशिया तथा एल्यूमिना के तत्व काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं।
पोटाश की मात्रा भी पाई जाती है, लेकिन इनमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की कमी होती है। इस मृदा का रंग गाढ़े काले और स्लेटी रंग के बीच की विभिन्न आभाओं का होता है। अगली जानकारी है लाल और पीली मृदाओं के बारे में। पहले मानचित्र पर देख लेते हैं। ये जो नीले कलर से जो मैंने आउटलाइन किया था, ये वाला जो एरिया आप लोगों को दिख रहा है, और इसमें बीच-बीच में कुछ पैचेस छोड़ने पड़ेंगे काली मृदा के या लैटेराइट के जो क्षेत्र हैं, उनको छोड़कर बाकी जो ये नीले कलर से इधर भी और इधर प्रायद्वीपीय भाग में जो आप लोगों को क्षेत्र दिख रहा है, ये सारा क्षेत्र लाल और पीली मृदा का क्षेत्र है। और इस लाल और पीली मृदा के क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जो कि कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं। कहना चाहिए कि दक्कन पठार के पूर्वी भाग में और दक्षिणी भाग में जो कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं और जिन क्षेत्रों में आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं, उन क्षेत्रों में लाल और पीली मृदाएं विकसित हुई हैं। इन मृदाओं का जो लाल रंग होता है वह लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। लोहे के ऑक्साइड की अधिकता के चलते इन मृदाओं का रंग लाल दिखाई देता है, और जब यही मृदाएं गीली हो जाती हैं, जब इनमें जल मिल जाता है, तब ये मृदाएं पीली दिखाई देने लगती हैं। इसी विशेषता के आधार पर इन मृदाओं को लाल और पीली मृदा कहा जाता है। लाल मृदा का विकास दक्कन के पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ है जहां रवेदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। पश्चिमी घाट के गिरिपथ क्षेत्र की एक लंबी पट्टी में लाल दुमटी मृदा पाई जाती है। पीली और लाल मृदाएं ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ के कुछ भागों, मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी भागों में पाई जाती हैं। इस मृदा का लाल रंग रबेदार तथा कायांतरित चट्टानों में लोहे के व्यापक विसरण के कारण, लोहे के व्यापक विसरण का मतलब फेरिक ऑक्साइड के मिल जाने के चलते होता है, और जलयोजित होने के कारण ये पीली दिखाई देती हैं। जलयोजित होने के चलते का मतलब है गीली होने पर, गीली होने पर यही मृदा, जलयोजित होने या गीली होने पर यही मृदा पीले रंग की दिखाई पड़ती है। सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। और ये जो लाल और पीली मृदा है, ये भारत की दूसरी सबसे प्रमुख मृदा है जलोढ़ मृदा के बाद। एरिया आप लोगों ने देख ही लिया, दक्कन पठार का जो पूर्वी भाग हो गया, दक्कन पठार का जो दक्षिणी भाग हो गया, और उसके साथ साथ ये जो उत्तर पूर्वी भारत का कुछ क्षेत्र है, वहाँ पर भी लाल और पीली मृदा पाई जाती है। अगला वर्ग है लेटराइट मृदाओं का। लेटराइट मृदाओं के बारे में कुछ जानकारी पढ़ेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मिलेगी। लेटराइट एक लैटिन शब्द लेटर से बना हुआ है जिसका शाब्दिक अर्थ ईंट होता है, और यहीं पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लेटराइट मृदाएं होती हैं, वे मृदाएं ईंट बनाने के लिए विशेष रूप से उपयोगी होती हैं। जैसे जिन जिन क्षेत्रों में लेटराइट मृदाएं पाई जाती हैं, तो उन क्षेत्रों में लेटराइट मृदाओं का प्रयोग ईंटें बनाने के लिए किया जाता है। ईंटें जो बनाई जाती हैं वे मिट्टी से ही बनाई जाती हैं। पहले मिट्टी को गीला किया जाता है, और गीला करने के बाद एक सांचे में उनको ढाला जाता है। फिर उन मिट्टी की जो ईंटें होती हैं उन्हें आग के माध्यम से ईंट के भट्टों में, ब्रिक फील्ड्स में गर्म करके, तपा के उन्हें तैयार किया जाता है। तो ये जो लेटेराइट मृदा होती है वह ईंट बनाने के लिए विशेष रूप से उपयोगी होती है। लेटराइट एक लैटिन शब्द लेटर से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ ईंट होता है। लेटराइट मृदाएं उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती हैं। उच्च तापमान के चलते इनमें जो ह्यूमस होता है वह नष्ट हो जाता है, और भारी वर्षा के चलते क्या होता है कि चूना और सिलिका इत्यादि जैसे जो तत्व होते हैं वे तो निक्षालित होकर और निचले भागों में चले जाते हैं, और लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के यौगिकों से परिपूर्ण मृदाएं शेष रह जाती हैं। कहने का मतलब है कि जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में अनुकूल परिस्थितियों में चूना और सिलिका उस वर्षा के जल के साथ नीचे की ओर निक्षालित होकर चला जाता है, और ऊपरी भाग में, मृदा के ऊपरी भाग में लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के यौगिक शेष रह जाते हैं। ऐसी मृदा को कहा जाता है लेटेराइट मृदा।
लेटराइट मृदाएं उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती हैं। ये मृदाएं उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र निक्षालन का परिणाम है। निक्षालन का मतलब होता है, इंग्लिश में कहते हैं लीचिंग। निक्षालन का मतलब होता है धुलाई, धुलन। जैसे कोई ऑब्जेक्ट धुल के वर्षा के जल के साथ नीचे की ओर चला जाए, बहते हुए वर्षा का जल ऊपर से जब गिरता है तो उसके साथ मृदा के कुछ तत्व उस जल के साथ घुल के नीचे की ओर चले जाएं, उसे कहा जाता है निक्षालन। वर्षा के साथ चूना और सिलिका तो निक्षालित हो जाते हैं। वर्षा के साथ चूना और सिलिका निक्षालित हो जाते हैं का मतलब है कि चूना और सिलिका जैसे तत्व तो निचले भागों में चले जाते हैं, लेकिन मृदा के ऊपरी भाग में लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के यौगिक से भरपूर मृदाएं शेष रह जाती हैं, और ऐसी ही मृदाओं को कहा जाता है लैटेराइट मृदाएं। इन मृदाओं में जैव पदार्थों की, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कैल्शियम की कमी होती है तथा लौह ऑक्साइड और पोटास की अधिकता होती है। परिणाम स्वरूप लैटेराइट मृदाएं कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ नहीं है, और इन मृदाओं के क्षेत्र में या इन मृदाओं में कृषि कार्य करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में उर्वरकों का निवेश करना पड़ता है। बहुत अधिक मात्रा में खाद, उर्वरक इत्यादि डाले जाते हैं, और जिन क्षेत्रों में लैटेराइट मृदाएं पाई जाती हैं उन क्षेत्रों में खाद का निवेश करके गन्ने की और दक्षिणी भाग में काजू इत्यादि की खेती की जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू जैसे वृक्षों वाली फसलों की खेती के लिए लैटेराइट मृदाएं अधिक उपयुक्त हैं, और इन मृदाओं का विकास मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के ऊंचे क्षेत्रों में हुआ है। लैटेराइट मृदाएं सामान्यतः कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। और आप लोगों ने मानचित्र को देखकर समझ ही लिया था कि लैटेराइट मृदाएं किसी एक क्षेत्र विशेष में संकेंद्रित नहीं है, बल्कि एकाकी या छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, या कहना चाहिए प्रायद्वीपीय भारत के अलग अलग क्षेत्रों में बिखरी हुई हैं। मानचित्र को एक बार फिर से देख लेते हैं। ये जो ब्लैक कलर से आप लोग जो पैचेस देख रहे हैं, एक ये वाला ये हो गया, ये जो छोटे छोटे पैचेस देख रहे हैं, पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी किनारा हो गया, तमिलनाडु का, केरल का क्षेत्र हो गया, ये वाले जो क्षेत्र देख रहे हैं ये लैटेराइट मृदाओं के क्षेत्र हैं। दक्षिणी भारत में, तमिलनाडु में, केरल में और कर्नाटक इत्यादि के क्षेत्र में इन मृदाओं में अत्यधिक उर्वरकों का निवेश करके काजू की खेती की जाती है। कुछ क्षेत्रों में इन लैटेराइट मृदाओं पर गन्ने की भी खेती की जाती है। अगला जो वर्ग है मृदाओं का, वह हो गया शुष्क मृदाएं। शुष्क मृदाएं ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां पर वर्षा कम होती है, तापमान बहुत अधिक रहता है, और तापमान के अधिक रहने के चलते बाष्पीकरण अधिक होता है। तो बाष्पीकरण जहां अधिक होगा वहां मृदा में नमी कम होगी। तो मृदा में नमी कम होने के चलते ऐसे क्षेत्रों में शुष्क मृदाएं विकसित होती हैं। शुष्क जलवायु एवं उच्च तापमान और तीव्र गति से बाष्पीकरण के कारण इन मृदाओं में नमी और ह्यूमस कम होता है। ह्यूमस का मतलब हो गया जैव पदार्थ। अब जब नमी ही कम है, नमी कम है, तो उस क्षेत्र में वनस्पतियों की या जीव जंतुओं की संख्या कम होगी, और जीव जंतुओं वनस्पतियों की संख्या कम होगी तो उस क्षेत्र की मृदा में ह्यूमस की या जैविक तत्वों की कमी होगी। इनमें नाइट्रोजन अपर्याप्त और फॉस्फेट सामान्य मात्रा में होती है। नीचे की ओर चूने की मात्रा के बढ़ते जाने के कारण निचले संस्तरों में कंकड़ों की परतें पाई जाती हैं, और सामान्यतः संरचना इनकी बलुई या रेतीली प्रकार की होती है, और प्रकृति से ये मृदाएं लवणीय मृदाएं होती हैं। कुछ क्षेत्रों में मृदाओं में या इन मृदाओं में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इनके पानी को बाष्पीकृत करके नमक प्राप्त किया जाता है। जैसे सांभर झील के आसपास का क्षेत्र, सांभर झील के आसपास के क्षेत्र में शुष्क मृदाएं पाई जाती हैं। तो उन क्षेत्रों में जब पानी बाष्पित हो जाता है तो जो लवण होते हैं वे नमक के रूप में शेष रह जाते हैं। तो इन मृदाओं के क्षेत्र में कुछ क्षेत्रों में नमक भी प्राप्त किया जाता है। ये मृदाएं विशिष्ट शुष्क स्थलाकृति वाले पश्चिमी राजस्थान में अभिलाक्षणिक रूप से विकसित हुई हैं। ये मृदाएं अनुर्वर हैं क्योंकि इनमें ह्यूमस और जैव पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं। शुष्क मृदाओं का क्षेत्र भी आप लोगों ने देख लिया था। ये वाला जो एरिया आप लोगों को दिख रहा है, जो कि भारत का
उष्ण मरुस्थलीय भाग है। तो इस मरुस्थलीय भाग में शुष्क मृदाएं पाई जाती हैं और ये मृदाएं संरचना में बलुई हैं या फिर रेतीली मृदा हैं। अगर आप लोग जाएंगे राजस्थान के क्षेत्र में, इन सारे क्षेत्रों को घूमेंगे, विजिट करेंगे, तो आप लोग देखेंगे कि इन क्षेत्रों की जो मृदा संरचना है वह बलुई प्रकार की है, रेतीली प्रकार की है और इनमें लवणों की मात्रा भी अधिक होती है। अगली जानकारी है लवण मृदाओं के बारे में। ऐसी मृदाओं को ऊसर मृदाएं भी कहते हैं। ऊसर का मतलब होता है जिनमें उपजाऊपन कम होता है या जिन मृदाओं की उर्वरता कम होती है, उन मृदाओं को ऊसर मृदाएं सामान्य रूप से कहा जाता है। लवण मृदाएं, ऐसी मृदाओं को ऊसर मृदाएं भी कहते हैं और लवण मृदाओं में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है, अतः ही अनुर्वर होती हैं और इनमें किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती। लवणीय मृदाएं ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां पर जल की अधिकता होती है या जिन क्षेत्रों में सिंचाई अधिक होती है, लगातार मृदा में जल भरा रहता है। तो लगातार अगर जल किसी क्षेत्र में मृदा में भरा रहेगा और मृदा हमेशा तर रहेगी, आर्द्र रहेगी, नमी बनी रहेगी, उस क्षेत्र में क्या होगा कि केशिका क्रिया के माध्यम से जो मृदा के निचले भागों में जो लवण होंगे, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम इत्यादि, वे केशिका क्रिया के माध्यम से ऊपर की ओर आते रहते हैं मृदा में। तो जब बहुत अधिक लंबे समय तक किसी क्षेत्र में आर्द्र दशाएं बनी रहती हैं, पानी भरा रहता है, तो उस क्षेत्र की जो मृदा होती है उसमें केशिका क्रिया के माध्यम से मृदा की ऊपरी परत में लवणों की मात्रा अधिक हो जाती है और ऐसी ही मृदा को लवणीय मृदा कहा जाता है। वर्तमान समय में मृदा के लवणीकरण की समस्या भारत में एक बड़ी समस्या बनी हुई है। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई के परिणाम स्वरूप और आधुनिक कृषि यंत्रों के परिणाम स्वरूप और रासायनिक खादों, कीटनाशकों का निवेश करके बड़े पैमाने पर उत्पादन किया गया। तो उस प्रवृत्ति का अनुसरण करके जिन क्षेत्रों में जल की उपलब्धता है, उन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सिंचाई की जा रही है और उस अधिक सिंचाई के चलते मृदा में केशिका क्रिया होती है और उस केशिका क्रिया के परिणाम स्वरूप मृदा की ऊपरी परत में विभिन्न प्रकार के लवण आके एक परत के रूप में जम रहे हैं। तो वर्तमान समय में भारत की मृदाओं में लवणीकरण की समस्या एक बड़ी समस्या बनी हुई है। मुख्य रूप से शुष्क जलवायु और खराब अपवाह के कारण, खराब अपवाह के कारण का मतलब है कि मृदा में लगातार जल भरा रहता है, इनमें लवणों की मात्रा बढ़ती जाती है। ये मृदाएं शुष्क और अर्धशुष्क तथा जलाक्रांत क्षेत्रों और अनूपों या दलदली भागों में पाई जाती हैं। अनूप का मतलब होता है दलदली भागों में। स्वैम्प, दलदली भागों या आर्द्र भूमियों के क्षेत्र में। इनकी संरचना बलुई से लेकर दोमट तक होती है। इनमें नाइट्रोजन और चूने की कमी होती है और लवण मृदाओं का अधिकतर प्रसार पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टाओं और पश्चिम बंगाल के सुंदरबन क्षेत्रों में है। और इन्हीं क्षेत्रों में आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ ही लिया था, इन्हीं क्षेत्रों में दलदली भूमि अधिक है। तो उस दलदली भूमि के चलते ही इन क्षेत्रों में लवणीय मृदाएं अधिक पाई जाती हैं और लवणीय मृदाओं का जो सर्वाधिक संकेंद्रण है वह जो गुजरात के कच्छ के क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में कच्छ का रण पाया जाता है, कच्छ का रण। तो इस क्षेत्र में लवणीय मृदाओं का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है। अगली जानकारी है पीटमय मृदाएं। ये मृदाएं भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां वनस्पति की अच्छी वृद्धि हो। तो जिन क्षेत्रों में वनस्पति अधिक होती है और वर्षा अधिक होती है, वहां पर ये पीटमय मृदाएं विकसित होती हैं। पीटमय मृदाओं का मतलब होता है कि जिन मृदाओं में जैविक तत्वों या ह्यूमस की मात्रा सामान्य से अधिक हो, ऐसी मृदाओं को पीटमय मृदाएं कहा जाता है।
तो जिन क्षेत्रों में वनस्पति बहुत अधिक होगी, तो वनस्पति अधिक होगी जब उसका अपघटन होगा वह मृदा में मिल जाएगी। और मृदा में अगर बहुत अधिक वनस्पति मिलती चली जाएगी, बहुत अधिक सूक्ष्म जैविक क्रियाओं के चलते वहाँ पर ह्यूमस का निर्माण बहुत अधिक होगा, तो मृदा में ह्यूमस या जैविक तत्वों की अधिकता हो जाएगी। तो जैविक तत्वों की अधिकता वाली जो मृदा होती है उसे कहा जाता है पीटमय मृदा। ये मृदाएं भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां वनस्पति की वृद्धि अच्छी हो। अतः इन क्षेत्रों में मृत जैव पदार्थ बड़ी मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं, जो मृदा को ह्यूमस और पर्याप्त मात्रा में जैव पदार्थ या जैव तत्व प्रदान करते हैं। तो जिस मृदा में ह्यूमस या जैव तत्वों की अधिकता होती है उसे ही कहा जाता है पीटमय मृदाएं। इन मृदाओं में जैव पदार्थों की मात्रा 40 से 50% तक होती है। ये मृदाएं सामान्यतः गाढ़े और काले रंग की होती हैं। अनेक स्थानों पर ये क्षारीय भी हैं। ये मृदाएं अधिकतर बिहार के उत्तरी भाग, उत्तरांचल के दक्षिणी भाग, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों, उड़ीसा और तमिलनाडु में पाई जाती हैं। अगली जानकारी है वन मृदाएं। वन मृदाएं जो होती हैं ये पर्वतीय भागों में विकसित होती हैं, तो इसलिए इनको पर्वतीय मृदाएं भी कहा जाता है या पर्वतीय मृदाओं के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। अपने नाम के अनुरूप ये मृदाएं पर्याप्त वर्षा वाले वन क्षेत्रों में ही बनती हैं और इन मृदाओं का निर्माण पर्वतीय वातावरण में होता है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में वनस्पतियां अधिक होती हैं, वन अधिक होते हैं, तो उन क्षेत्रों में ही पर्वतीय या वन मृदाएं पाई जाती हैं। इस पर्यावरण में परिवर्तन के अनुसार मृदाओं का गठन और संरचना बदलती रहती है। स्थलाकृतिक परिवर्तन होते रहते हैं। कहीं पर पर्वतीय क्षेत्र में घाटी है, कहीं अधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र है, कहीं पर वर्षा अधिक है, कहीं कम है, कहीं तापमान अधिक है, कहीं पर तापमान बहुत कम है। तो इस तरीके से पर्वतीय क्षेत्रों में भी तापमान, ऊंचाई, वर्षा की मात्रा या घाटी इत्यादि के क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की संरचना वाली पर्वतीय या वन मृदाएं विकसित होती हैं। घाटियों में ये दुमटी और पांशु होती हैं। पांशु का मतलब होता है सिल्टी, इंग्लिश वर्ड है इसके लिए सिल्टी। घाटियों के क्षेत्र में, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ ही लिया था जैसे ये पर्वतीय क्षेत्र हो गया और बीच का ये जो क्षेत्र हो गया ये घाटी का क्षेत्र हो गया, तो घाटी के क्षेत्रों में ये मृदाएं दुमटी, दोमट और सूक्ष्म आकार के अवसाद वाली होती हैं तथा ऊपरी ढालों पर ये मोटे कणों वाली होती हैं। घाटी के क्षेत्र में इन मृदाओं के जो कण हैं वे सूक्ष्म आकार वाले होते हैं। 500 प्रकार की यह सिल्टी, सिल्टी का मतलब है सूक्ष्म आकार के अवसाद वाली, और ऊपरी ढालों पर ये मोटे कणों वाली होती हैं। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का अनाच्छादन होता रहता है। अनाच्छादन का मतलब होता है इन मृदाओं का अपक्षय या इन मृदाओं का विखंडन होता रहता है और ये अम्लीय और कम ह्यूमस वाली होती हैं। निचली घाटियों में पाई जाने वाली मृदाएं ये उर्वर होती हैं, क्योंकि ये दुमटी प्रकार की होती हैं और इनके जो अवसाद होते हैं वे सूक्ष्म आकार के होते हैं। एक भारत में अन्य प्रकार भी है मृदा का, वह है करेबा मृदा। उसको भी पढ़ लीजिएगा, जिसे आप लोगों ने कक्षा 11 की एनसीईआरटी में भी पढ़ा था, कक्षा 9 की एनसीईआरटी में भी पढ़ा था, और करेबा संरचना को हम लोगों ने कक्षा 11 की एनसीईआरटी के पहले अध्याय में पढ़ा था। तो जो करेबा मृदा है वह मृदा विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में डोडा, भदरवा के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में पाई जाती है और ये मृदा सरोवरीय निक्षेप से बनी हुई मृदा है। इस मृदा में कुछ चिकनी मिट्टी का अंश भी पाया जाता है। इस मृदा का कुछ भाग जो है वह सरोवरीय या जल निक्षेप के द्वारा बना हुआ भी है और इस मृदा का कुछ भाग जो है वह ग्लेशियर या हिमनदीय मृदा के रूप में भी पाया जाता है। और अगर इस मृदा का क्षेत्र अगर आप लोग देखना चाहें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो क्षेत्र है ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है। आप लोग देख रहे होंगे भारत के मानचित्र पर जम्मू कश्मीर के क्षेत्र को दिखाया गया है। इस जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में, ये डोडा, भदरवा इत्यादि का क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में करेबा मृदा पाई जाती है। करेबा, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, आईएएस की परीक्षा में भी पूछा गया है, स्टेट पीसीएस में भी पूछा गया है कि जो करेबा मृदाएं हैं वे किस फसल की खेती के लिए विशेष रूप से उपयोगी हैं।
करेबा मृदाएं केसर की खेती के लिए विशेष रूप से उपयोगी हैं और ये जम्मू कश्मीर के डोडा, भदरवा आदि जिलों में ये मृदा पाई जाती है। प्रश्न को इस तरीके से भी पूछा जाता है कि भारत में केसर की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है? जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, लैटराइट मृदा या करेबा मृदा? तो करेबा मृदा केसर की खेती के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। इस लाइन को मैं अलग से लिख दे रहा हूं। केसर इंग्लिश में जिसे सैफरॉन कहते हैं। ये जानकारी आप लोग याद रखिएगा। करेबा मृदा केसर की खेती के लिए, केसर को ही इंग्लिश में सैफरॉन कहते हैं। और एरिया आप लोगों ने इस वाले मानचित्र पर भी देख लिया। अगर भारत के मानचित्र पर देखना चाहें तो इस वाले क्षेत्र में, अभी आपने देखा था जम्मू कश्मीर क्षेत्र में, अगर पूरे भारत के मानचित्र पर देखना चाहें तो इस वाले क्षेत्र में करेबा मृदा पाई जाती है। करेबा मृदा इंग्लिश में इसे इस तरीके से लिखा जाता है, करेबा सॉइल। तो यहाँ तक हम लोगों ने भारत के जो मुख्य मृदा प्रकार थे उनके बारे में पढ़ा। अब हम लोग मृदा से संबंधित कुछ अन्य अवधारणाओं को पढ़ेंगे, जिनमें मृदा अवकर्षण, मृदा अपर्दन और मृदा के अपर्दन को रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले मृदा अवकर्षण। मृदा अवकर्षण का मतलब ये होता है कि मृदा की गुणवत्ता में कमी आ जाना। मृदा की गुणवत्ता में चाहे किसी वजह से अगर कमी आ रही है, या अपर्दन के चलते कमी आ रही है, या अवैज्ञानिक फसल पद्धति के चलते कमी आ रही है, या लवणीकरण के चलते मृदा की उत्पादकता घट रही है, तो उस सब को सामूहिक रूप से कहा जाएगा मृदा अवकर्षण या सॉइल डिग्रेडेशन। मोटे तौर पर मृदा अवकर्षण को मृदा की उर्वरता के ह्रास के रूप में, परिभाषित किया जा सकता है। इसमें मृदा का पोषण स्तर गिर जाता है तथा अपरदन और दुरुपयोग के कारण मृदा की गहराई कम हो जाती है। कहने का मतलब है कि मृदा की अगर उर्वरता किसी भी कारण से घट जाए तो हम कहेंगे कि उस मृदा का अवकर्षण हुआ है, सॉइल डिग्रेडेशन हुआ है। भारत में मृदा संसाधनों के क्षय का मुख्य कारण मृदा अवकर्षण है और मृदा अवकर्षण की दर भू आकृति, उस क्षेत्र में ढाल कैसा है, उस क्षेत्र में पर्वतीय भाग है, मैदानी भाग है, पठारी भाग है, इन सब कारकों पर निर्भर करता है। पवनों की गति, क्योंकि मृदा का जो अपर्दन होता है वह कई कारकों के द्वारा होता है, पवनों के द्वारा भी होता है। शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपर्दन का सबसे प्रभावी जो कारक होता है वह पवन होता है। जैसे भारत का जो मरुस्थलीय भाग है, जो शुष्क क्षेत्र है, उस क्षेत्र में पवन ही मृदा अपर्दन का सबसे प्रभावी कारक है। इसके अलावा जल द्वारा भी मृदा का अपर्दन होता है। जो नदियाँ प्रवाहित होती रहती हैं उनके द्वारा भी, जब बाढ़ इत्यादि आती है तो उनके द्वारा भी मृदा का अपर्दन होता है। इसके अलावा समुद्री तरंगों के द्वारा भी मृदा का अपर्दन होता है और हिमनद या ग्लेशियल जो बर्फ़ होती है या जो हिमनदियाँ होती हैं, ग्लेशियर्स होते हैं, उनके द्वारा भी कुछ मात्रा में मृदा का अपर्दन होता है। तो भू आकृति या मृदा अपर्दन करने वाले विभिन्न कारकों की सक्रियता तथा वर्षा की मात्रा के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो मृदा अवकर्षण या मृदा अपर्दन की जो दर है वह अलग अलग होती है। अगली जानकारी है मृदा अपर्दन के बारे में। मृदा अपर्दन का मतलब होता है कि मृदा की जो परत है उसका कटाव हो जाना, उसका विनाश हो जाना, मृदा के आवरण का विनाश मृदा अपर्दन कहलाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं सॉइल इरोजन। तो मृदा की परत में किसी भी कारण से अगर कटाव होता है तब इसे कहा जाएगा मृदा अपर्दन। और जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि मृदा अपर्दन
कई कारकों के चलते होता है। शुष्क क्षेत्रों में पवन द्वारा मृदा अपरदन होता है। जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है, जिन क्षेत्रों में नदियाँ, नहरें इत्यादि अनियंत्रित तरीके से प्रवाहित होती हैं, तो वहाँ पर बहते हुए जल के द्वारा अपरदन अधिक होता है। इसके अलावा जो तटीय भाग हैं, वहाँ पर समुद्री लहरों या समुद्री तरंगों के द्वारा मृदा अपरदन होता है। और जिन क्षेत्रों में हिमनद पाए जाते हैं, जहाँ पर बर्फ़ की नदियाँ पाई जाती हैं, बर्फ़ जमे हुए रूप में होती है लेकिन उनमें धीरे धीरे गति होती रहती है, तो हिमनदों के द्वारा भी मृदा अपरदन होता है। जो मृदा अपरदन होता है वह दो प्रकार से होता है। एक होता है सीट इरोजन, हिंदी में से कहते हैं चादरी अपरदन, और दूसरा होता है गुली इरोजन, अबनलिका अपरदन। अबनलिका अपरदन हिंदी का शब्द है, इंग्लिश में इसे अगर पढ़ेंगे तो इसे कहा जाएगा गुली इरोजन। अबनलिकाओं को, जो छोटी छोटी नालियां बन जाती हैं किसी भी क्षेत्र में, उनको गुली या हिंदी में अबनलिका कहा जाता है, गुली इरोजन। दोनों को एक एक चित्र के माध्यम से समझिए। जैसे आप लोग ये वाला जो चित्र देख रहे हैं, तो इसमें ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये पूरा इस वाले क्षेत्र में जो मृदा का क्षेत्र देख रहे हैं, इसमें आप लोगों को जो इरोजन दिखाई दे रहा होगा, मृदा का कटाव जो दिखाई दे रहा होगा, वह एक परत के रूप में दिखाई दे रहा होगा। होता क्या है, जब भी किसी क्षेत्र में बहुत अधिक वर्षा होती है, तो जब किसी क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है और जो खेत खलिहान के जो क्षेत्र होते हैं, मृदा के जो क्षेत्र होते हैं, उनमें जब जल बहुत अधिक भर जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो वह जल धीरे धीरे करके सतह से मृदा का एक चादर के रूप में या एक परत के रूप में कटाव करता चला जाता है। जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र में बारिश हुई और वहाँ पर बाढ़ आ गई, तो वह जो जल है वह वहाँ से धीरे धीरे करके और निचले भागों की ओर गति करेगा। निचले भागों की ओर गति करेगा तो वह मृदा की ऊपरी परत को हटा ले जाएगा अपने साथ। तो इस प्रकार से मृदा की एक ऊपरी परत या एक लेयर चादर के रूप में हट जाएगी। इसको कहा जाता है शीट इरोजन, चादरी अपरदन। जैसे मान लेते हैं इस क्षेत्र में कभी बाढ़ आई हुई होगी, तो बाढ़ आने के बाद वह जल जब हटा होगा यहाँ से, तो मृदा की एक ऊपरी परत को अपने साथ बहा ले गया। इसे कहा जाता है शीट इरोजन, चादरी अपरदन। मृदा की एक परत को अपने साथ बहा ले जाए जब जल, इसको कहा जाता है सीट इरोजन। दूसरा है अबनलिका अपरदन, गुली इरोजन। पहले क्या होता है कि जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जल प्रवाहित होता रहता है, जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जल प्रवाहित होता रहेगा, तो वहां पर इस प्रकार की छोटी छोटी सी नालियां बन जाएंगी। आप लोग देख पा रहे होंगे ये वाली, और इन नालियों को कहा जाता है रिल्स। लिखा हुआ भी है नीचे रिल्स। रिल्स के लिए जो हिंदी शब्द है वह है क्षुद्र सरिता। आप सामान्य रूप से रिल्स को छोटी छोटी नालियों के रूप में भी समझ सकते हैं। तो जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जल का प्रवाह होता रहता है, तो उस क्षेत्र में छोटी छोटी नालियां बन जाती हैं। उन नालियों को कहा जाता है रिल्स। अगर इस क्षेत्र में जल के अनियंत्रित बहाव को लंबे समय तक ना रोका जाए और लंबे समय तक इसी प्रकार से जल का अपवाह होता रहे, तो क्या होगा, यही रिल्स, यही छोटी छोटी नालियां और अधिक गहरी होके और अधिक चौड़ी होके गुलीज में बदल जाएंगी। आप लोग देखिए, जो पहले छोटी छोटी रिल्स बनी थी वे ही और अधिक गहरी हो गई, उनमें ऊर्ध्वाधर अपरदन या लंबवत अपरदन अधिक हुआ और उनमें क्षैतिज अपरदन अधिक हुआ। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि ये जो रिल्स हैं ये और अधिक गहरी हो गई और अधिक चौड़ी हो गई। इस प्रकार से ये गुलीज बन जाती हैं। आप लोग यहाँ पर एक बहुत इन रिल्स की तुलना में एक गहरी और चौड़ी नाली देख रहे होंगे। इन गहरी चौड़ी नालियों को कहा जाता है गुलीज, या हिंदी शब्द है अबनलिका। तो जिन क्षेत्रों में
लंबे समय तक अनियंत्रित रूप से इस प्रकार से जल का प्रवाह होता रहता है, उसे नियंत्रित नहीं किया जाता है, उनसे रिल्स बनती हैं और वही रिल्स और अधिक विस्तृत होके अवनलिका का रूप ले लेती हैं। और जब इस प्रकार से अवनलिकाओं के माध्यम से मृदा का अपर्दन होता है, तब उसे अवनलिका अपर्दन कहा जाता है। ये दो प्रकार थे अपर्दन के, जिन्हें मैंने अभी आप लोगों को समझाया था। तो शीट इरोजन को भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया था इस वाली इमेज के माध्यम से, और अवनलिका अपर्दन को भी मैंने आप लोगों को इमेज के माध्यम से दर्शा दिया। भारत में एक नदी है चंबल नदी। वह चंबल नदी अवनलिका अपर्दन के लिए जानी जाती है। चंबल नदी ने अपने क्षेत्र में अवनलिका अपर्दन बहुत बड़े पैमाने पर किया है, और उस अवनलिका अपर्दन के चलते उस क्षेत्र की भूमि उत्खात भूमि या बीहड़ भूमि के रूप में बदल गई है। मैं आप लोगों को इमेजेस दिखाता हूँ। अवनलिकाओं को अगर और देखना हो तो आप लोग और समझ पा रहे होंगे कि मान लीजिए पहले छोटी छोटी रिल से पानी बहता रहा होगा, नहीं उन्हें कंट्रोल किया गया तो वही रिल्स और अधिक गहरी और अधिक चौड़ी होने लगती हैं। इस प्रकार से जो मृदा का अपर्दन होता है उसे कहा जाता है अवनलिका अपर्दन। तो ये वाला जो आप अपर्दन देख रहे हैं ये भी अवनलिका अपर्दन ही है। अवनलिका अपर्दन ये एक अलग इमेज मैंने ले ली थी। और जब यही अवनलिका अपर्दन और ज़्यादा बढ़ जाए, अनियंत्रित तरीके से बढ़ जाए, इसे कंट्रोल ना किया जाए और बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ जाए और काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में होने लगे, इसके परिणाम स्वरूप इस प्रकार की उत्खात भूमि बन जाती है। इसे ही कहा जाता है बीहड़ भूमि। ये जो बीहड़ भूमि आप लोग जो देख रहे हैं ये बड़े पैमाने पर अवनलिका अपर्दन के परिणाम स्वरूप ही निर्मित हुई है। इसी के लिए बीहड़ भूमि सामान्य रूप से शब्द इस्तेमाल किया जाता है। इसी के लिए एक अन्य शब्द इस्तेमाल किया जाता है उत्खात भूमि, और ये कृषि के लिए अनुर्वर होती है। भारत में चंबल नदी के क्षेत्र में, चंबल नदी के क्षेत्र में इस प्रकार की उत्खात भूमि या बीहड़ भूमि बहुत बड़े क्षेत्र में पाई जाती है। चंबल नदी द्वारा उत्खात भूमि का उत्खात भूमि या बीहड़ भूमि का निर्माण बड़े पैमाने पर किया गया है। बड़े पैमाने पर और बहुत अधिक विस्तृत क्षेत्र में किया गया है। प्रश्न भी ये पूछा गया है, चंबल नदी द्वारा उत्खात भूमि या बीहड़ भूमि का निर्माण बड़े पैमाने पर किया गया है। आप लोग चाहें तो मैं इसे एक वाइट शीट पर भी लिख दे रहा हूं। चंबल नदी अवनलिका अपर्दन के द्वारा, फिर से लिख रहा हूं मैं पूरी लाइन, अवनलिका अपर्दन के द्वारा बड़े पैमाने पर बीहड़ भूमि के निर्माण के लिए जानी जाती है। और इस बीहड़ भूमि का जो अधिकांश विस्तार है वह मध्य प्रदेश के क्षेत्र पे है। तो मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए इमेजेस सर्च कर रहा था बीहड़ भूमि के, तो मध्य प्रदेश की ही किसी वेबसाइट पे मुझे ये वाली इमेज मिली थी। अन्य इमेज भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार की उत्खात भूमि या बीहड़ भूमि का निर्माण चंबल नदी के द्वारा किया गया है, और ये जो अपर्दन है ये अवनलिका अपर्दन है। कृषि कार्य के लिए इस प्रकार की भूमि बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं होती। आप खुद ही सोचिए, ऐसी भूमि में कहाँ जुताई की जाएगी, कहाँ पर फसलें बोई जाएंगी। तो इस प्रकार की जो भूमि होती है वह कृषि के लिए उपयुक्त नहीं रह जाती। और इस प्रकार की जो भूमि है भारत में, बीहड़ का जो क्षेत्र है वह डाकुओं के आश्रय के लिए
विशेष रूप से जाना जाता रहा है। बीहड़ के क्षेत्र में डाकू वगैरह खूब होते थे, ऐसी जगहों पर उन्हें छुपने के लिए आश्रय मिल जाता था। अगला टॉपिक है मृदा संरक्षण के बारे में। अभी तक हम लोगों ने मृदा अवकर्षण और मृदा अपरदन के बारे में पढ़ा था और ये समझा था कि मृदा अपरदन कितने प्रकार से होता है और मृदा अपरदन के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं। अब हम लोग मृदा संरक्षण के बारे में कुछ बिंदुओं को समझेंगे कि किन किन उपायों के द्वारा मृदा संसाधन को संरक्षित रखा जा सकता है। पहला है सीढ़ीदार खेती करना, विशेष रूप से ढाल वाले क्षेत्रों में। इंग्लिश में सीढ़ीदार खेती को कहा जाता है टेरेस फार्मिंग। ये जो लिखा हुआ है सीढ़ीदार खेती करना, इसी को इंग्लिश में कहा जाता है टेरेस फार्मिंग। हिंदी में इसके लिए एक अन्य शब्द वेदिका कृषि, यह शब्द भी प्रयोग किया जाता है सीढ़ीदार खेती के लिए। क्या होता है समझ लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि ये ढाल वाला कोई क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर तीव्र ढाल है, तो ऐसे क्षेत्रों में क्या होगा कि जब इन क्षेत्रों में वर्षा होगी तो वर्षा होने के बाद जो जल होगा वह बहुत ही तीव्र गति से इस तरफ के लिए प्रवाहित होगा, और जब जल तीव्र गति से इस तरफ के लिए प्रवाहित होगा निचले भागों की ओर, तो जल के तीव्र प्रवाह के चलते इस वाले क्षेत्र से मृदा का अपरदन जो होगा वह काफ़ी तेज गति से होगा। तो ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर ढाल पाई जाती है वहाँ पर टेरेसेस बना ली जाती हैं, वहाँ पर सीढ़ी बना ली जाती हैं। अब आप लोग देखिए क्या किया गया, यहाँ पर इस प्रकार की टेरेसेस बना ली गई, सीढ़ी नुमा संरचनाएं ये बना ली गई। इन्हीं को कहा जाता है इंग्लिश में टेरेसेस। इन्हीं को हिंदी में वेदिकाएं भी कहा जाता है, और वेदिकाओं के चलते ही इस प्रकार की कृषि को हिंदी में वेदिका कृषि भी कहा जाता है। आप लोग सीढ़ीदार खेती और टेरेस फार्मिंग जरूर याद रखिएगा। तो इस टेरेस को बनाने का या इस प्रकार से टेरेसेस को बनाने का या सीढ़ीदार संरचना बनाने का जो लाभ होता है वह ये होता है कि एक तो ये लाभ हो गया कि जो समतल भूमि, एक टेरेस पे ये जो है समतल भूमि प्राप्त हो गई, उस समतल भूमि पर फसलों का रोपण किया जा सकता है। दूसरा क्या होता है कि टेरेसेस बना देने से इस वाले क्षेत्र से, जैसे मान लीजिए वर्षा हुई तो निचले ढाल वाले क्षेत्रों की ओर जो जल का बहाव है वह कम हो जाएगा, उसकी गति काफ़ी कम हो जाएगी। जल जो है चरणबद्ध तरीके से प्रवाहित होगा, तो जल की गति कम हो जाएगी। तो जब जल की गति कम हो जाएगी, इससे क्या होगा, मृदा का अपरदन कम हो जाएगा। तो जो ढाल वाले क्षेत्र हैं उनमें मृदा का अपरदन रोकने के लिए इस प्रकार की टेरेस फार्मिंग की जाती है या सीढ़ीदार खेती की जाती है। अति चराई और स्थानांतरी कृषि को रोकना, मृदा को संरक्षित करने का जो अन्य उपाय है वह हो गया अति चराई को रोकना। कुछ क्षेत्रों में जानवरों को चराई के लिए ले जाया जाता है, तो जानवर क्या करते हैं कि उस क्षेत्र में घास इत्यादि जो होती है उसको खा लेते हैं। घास खा लेते हैं, उससे क्या होता है कि मृदा से ऊपरी जो आवरण होता है, जो मृदा को अपरदन के विरुद्ध एक आवरण की सुरक्षा प्रदान करता है, वह कवर हट जाता है, वह आवरण हट जाता है और मृदा निरावृत हो जाती है, अपरदन के कारकों के प्रति निरावृत हो जाती है और मृदा का अपरदन शुरू हो जाता है। इसलिए नियंत्रित चराई करवाना और ऐसे क्षेत्रों में चराई करवाना जहाँ पर जल्दी जल्दी घास उगती रहे। जैसे मान लीजिए काफ़ी बड़ा क्षेत्र पड़ा हुआ है किसी गांव के आसपास के किसी चारागाह क्षेत्र में, तो वहाँ पर नियंत्रित चराई का मतलब है कि जैसे मान लेते हैं ये वाला क्षेत्र है चारागाह का, तो ऐसा नहीं है कि मनमाने तरीके से इसमें चराई कराना। मान लेते हैं कि इधर वाले क्षेत्र से चराई करना शुरू किया, जानवरों ने यहाँ की घास को चर लिया, कवर मृदा का हट गया, तो जानवरों को फिर इससे अगली स्ट्रिप पे ले जाना, धीरे धीरे करके जब तक जानवर इस वाली स्ट्रिप को चरेंगे या इस वाले क्षेत्र की घास को चरेंगे, तब तक क्या होगा, प्राकृतिक रूप से इस वाले क्षेत्र की जो घास होगी वह पुनः उगाएगी। तो कहने का मतलब है कि चराई को नियंत्रित तरीके से करना, अनियंत्रित तरीके से नहीं, और अति चराई को नहीं करना, या ऐसा नहीं करना कि जानवरों को ले जाके छोड़ दिया और पूरी
भूमि निरावृत कर दी, जो आवरण फसल थी या जो आवरण था वनस्पतियों का वह सब नष्ट कर दिया। इससे क्या होगा, मृदा पूरी तरह से नग्न हो जाएगी और अपर्दन के प्रति शुभेद्य हो जाएगी। वहां पर अपर्दन तीव्र गति से शुरू हो जाएगा। तो चराई को नियंत्रित करना, स्थानांतरी कृषि को रोकना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को रोकना। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम लोगों ने पढ़ लिया था, यहां पर मैंने फिर से इमेज ले ली है। ये देखिए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या किया जाता है कि जो किसान होता है वह बहुत ही आदिम प्रकार से कृषि करता है। किसी क्षेत्र में या वनों के आसपास के क्षेत्र में ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन अधिक की जाती है। तो किसान क्या करता है कि वनों के क्षेत्र में वृक्षों को काटता है और उनको जलाता है, और उन वृक्षों को काटने और जलाने के बाद एक कृषि के लिए समतल भूमि तैयार करता है, और उस समतल भूमि पर पारंपरिक तरीके से बिना किसी आधुनिक कृषि यंत्रों, बिना किसी आधुनिक रासायनिक खादों के बिना ही कृषि करता है प्राकृतिक तरीके से। तो उसमें जो उत्पादन थोड़ा बहुत हो पाता है वह परिवार की आवश्यकताओं के लिए ही हो पाता है, वाणिज्यिक उत्पादन नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि उत्पादन बहुत अधिक होता हो, उसे बाजार में बेचा जा सके, ऐसा नहीं होता, क्योंकि कृषि बहुत ही आदिम प्रकार से की जाती है। तो कुछ समय तक किसान उस खेत पर कृषि करता रहता है, और जब उस खेत की प्राकृतिक उत्पादकता नष्ट हो जाती है तो किसान उस खेत को छोड़ देता है, फिर से वनों को साफ करता है, फिर से वृक्षों को काटता है, जलाता है, नया खेत तैयार करता है और उस नए खेत पर खेती करता है। और जब उस खेत की भी प्राकृतिक उत्पादकता चली जाती है तो या तो वो पहले वाले खेत पर वापस लौट आता है, या फिर से किसी नए क्षेत्र में वृक्षों को काटता है, जलाता है, फिर खेत तैयार करता है। तो इस प्रकार से एक भूमि को छोड़कर दूसरी भूमि पर किसान स्थानांतरित होता रहता है। इस प्रकार की खेती को कहा जाता है स्थानांतरी कृषि, और इस प्रकार की कृषि से वनों का बड़े बड़े पैमाने पर विनाश होता है, और वनों के विनाश से उस क्षेत्र में मृदा अपरदन शुरू हो जाता है। तो इसलिए स्थानांतरी कृषि को भी नियंत्रित किया जाना चाहिए मृदा को संरक्षित करने के लिए। ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन का ही चित्र है। इसमें जैसे इस वाले क्षेत्र में वनों को काट लिया, वृक्षों को काट दिया, उनको जला दिया, समतल भूमि तैयार कर ली। कुछ सालों तक इस पे प्राकृतिक रूप से या भूमि की जो प्राकृतिक उत्पादकता होती है उसके सहारे इसमें खेती की जाएगी। जब इसकी प्राकृतिक उत्पादकता नष्ट हो जाएगी तो किसान किसी नई भूमि पर मूव कर जाएगा। इसे कहा जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन से क्या होता है कि वनों का बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। जो वृक्ष काट दिए हैं वो थोड़ी उगाएंगे दोबारा उतनी जल्दी, और जब वृक्ष काट दिए जाते हैं, जला दिए जाते हैं, तो भूमि निरावृत हो जाती है और अपर्दन के कारकों के प्रति शुभेद्य हो जाती है, और इस क्षेत्र में मृदा का अपर्दन या मृदा का कटाव शुरू हो जाता है। इसलिए स्थानांतरी कृषि को भी नियंत्रित करना चाहिए। समोच्च रेखीय सीढ़ीदार खेत बनाना, इसे कहा जाता है कंटूर फार्मिंग। कंटूर फार्मिंग भी अधिक ढाल वाले क्षेत्रों में की जाती है। कंटूर फार्मिंग में क्या किया जाता है कि टेरेसेस बनाई नहीं जाती हैं, बल्कि जिस तरफ ढाल होता है उस ढाल के लंबवत दिशा में जुताई करके खेती की जाती है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ढाल इस तरफ है। क्या किया गया है, इस ढाल के लंबवत इस तरफ कुछ पट्टियों में जुताई करके खेती की जा रही है। इससे क्या होगा कि जो जल का बहाव होगा इस क्षेत्र में, जो बहुत तीव्र गति से होगा, तो इन कंटूर्स की वजह से, समोच्च रेखाओं की वजह से उस जल का प्रवाह थोड़ा धीमा हो जाएगा, और जल के प्रवाह के धीमा होने से क्या होगा, उस क्षेत्र में मृदा अपरदन कम हो जाएगा। नियमित वानिकी, नियमित वानिकी का मतलब है वन रोपण करना नए, नियंत्रित चराई और आवरण फसलें उगाना। आवरण फसलें उगाने का मतलब होता है कि जो भूमि खाली पड़ी हुई है उस भूमि को निरावृत या नग्न नहीं छोड़ना, बल्कि उस पर घास रोपित कर देना, या ऐसी छोटी छोटी वनस्पतियां रोपित कर देना जो कम समय में उगाती हैं। उन वनस्पतियों से क्या होगा कि उस मृदा के ऊपर एक कवर आ जाएगा, आवरण आ जाएगा, और उस आवरण के आ जाने से क्या होगा कि उसका अपरदन काफ़ी कम हो जाएगा। जैसे दो बराबर खेत हों, बराबर साइज के, एक खेत ऐसा हो जिसमें घास उगी हुई हो, उसमें आवरण हो,
और दूसरा खेत ऐसा हो जो पूरी तरह से नग्न हो। तो अपर्दन के कारक अगर समान हो, मान लीजिए पवन द्वारा अपर्दन हो रहा है या जल द्वारा अपर्दन हो रहा है, तो जो नग्न धरातल है उस पर अपर्दन अधिक होगा, और जिस पर पहले से ही घास या कोई अन्य आवरण फसल है उस पर अपर्दन कम होगा। इसलिए किसी भी भूमि को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, उस पर वनस्पतियां इत्यादि रोपित कर देनी चाहिए। मिश्रित खेती करना तथा शस्यावर्तन करना। मिश्रित खेती, इसके लिए वर्ड मैंने इंग्लिश में ले लिया है मिक्स्ड क्रॉपिंग। यहां पर मैं आप लोगों को एक बात समझाई देना चाहता हूं। मिश्रित खेती या फिर मिश्रित कृषि, और इंग्लिश में वर्ड है मिक्स्ड एग्रीकल्चर। इसका मतलब होता है कि खेत में फसलें उगाना, किसान द्वारा खेत में फसलें उगाना तथा साथ ही पशुपालन करना। जैसे कोई ऐसा किसान है जो खेत में फसलें उपजाता है, धान गेहूं गन्ना इत्यादि उपजाता है, और अपने घर में या घर के आसपास के लगे हुए क्षेत्रों में पशुपालन करता है, तो कहा जाएगा कि वह व्यक्ति मिक्स्ड एग्रीकल्चर कर रहा है, वह व्यक्ति मिश्रित कृषि कर रहा है, क्योंकि वह फसलें भी उपजा रहा है और उसके साथ साथ में पशुपालन भी कर रहा है। तो पशुपालन करना भी कृषि के ही अंतर्गत आता है। फसलें उपजाना और उसके साथ साथ पशुपालन करना, इस प्रकार की कृषि को कहा जाता है मिश्रित कृषि। इंग्लिश में कहा जाता है मिक्स्ड एग्रीकल्चर। इसी से मिलता जुलता एक शब्द और होता है मिश्रित शस्यन। हिंदी में ये जो शस्य शब्द होता है इसका मतलब होता है फसल। इंग्लिश में इसे कहा जाता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब होता है एक समय में, एक ही समय में, या इस तरीके से लिखना चाहिए, एक ही समय में एक खेत में एक साथ एक से अधिक फसलें उपजाना। मिश्रित शस्यन या फिर मिक्स्ड क्रॉपिंग, इसका मतलब होता है एक खेत में एक साथ एक से अधिक फसलें उपजाना। मान लीजिए किसी क्षेत्र में अगर सरसों बोई गई है तो सरसों के साथ साथ में मसूर उपजा लेना, गन्ना बोया गया है गन्ने के साथ में सरसों उपजा लेना, ऐसा किया जाता है। सह फसल के रूप में एक ही फसल में कोई दूसरी, या एक ही खेत में एक ही फसल के साथ कोई अन्य दूसरी फसल भी बो दी जाती है। गेहूं के साथ में भी कुछ सरसों इत्यादि की फसलें बो दी जाती हैं। तो एक खेत में एक ही साथ एक से अधिक फसलें उपजाने को कहा जाता है मिश्रित शस्यन। इंग्लिश में कहा जाता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। और खेत में फसलें उपजाने और उसके साथ साथ ही पशुपालन करने को कहा जाता है मिक्स्ड एग्रीकल्चर। कई बार क्या होता है, एग्जाम में ट्रांसलेशन की एरर होती है, ट्रांसलेशन की गलती की वजह से मिक्स्ड एग्रीकल्चर को भी मिश्रित खेती या मिश्रित कृषि लिख दिया जाता है, और मिक्स्ड क्रॉपिंग को भी मिश्रित कृषि या मिश्रित खेती लिख दिया जाता है। तो इसलिए मैंने ये दोनों अवधारणाएं आप लोगों को समझा दी। और ऐसा जब कभी मौका आए कि मिश्रित शस्यन या मिश्रित खेती में कोई कन्फ्यूजन हो हिंदी में, तब आप लोग इंग्लिश वाला वर्ड जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है कि जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि ट्रांसलेशन की कुछ गलतियां होती रहती हैं, और ट्रांसलेशन की गलतियां कई बार बहुत बड़ी और गंभीर गलतियां होती हैं। लेकिन कोई भी आयोग जो परीक्षा कंडक्ट कराता है वह अपने नोटिफिकेशन में पहले ही लिख देता है कि अगर ट्रांसलेशन की कोई गलती होती है तो इंग्लिश वाला जो वर्ड होगा उसे प्रमाणिक माना जाएगा। अगर मान लीजिए पेपर दो भाषाओं में आ रहा है, एक आ रहा है इंग्लिश में, दूसरा आ रहा है हिंदी में, जैसे यूपीएससी का आईएएस की परीक्षा समझ लेते हैं सामान्य रूप से, या उत्तर भारत में जो परीक्षाएं होती हैं
वे लोकसभा आयोगों के द्वारा, जैसे उत्तर प्रदेश की समझ लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो पीसीएस की परीक्षा होती है उसमें जो पेपर आता है सामान्य रूप से वह हिंदी और इंग्लिश में आता है। आईएएस का जो पेपर आता है वह हिंदी और इंग्लिश में आता है। तो कई बार क्या होता है कि ट्रांसलेशन की एरर्स बहुत बड़ी होती हैं, काफ़ी बड़ी गलतियां होती हैं। जैसे 2020 का जो आईएएस का पेपर हुआ था उसमें एक आंदोलन से संबंधित एक बहुत बड़ी गलती थी आईएएस की परीक्षा पे। वो मामला कोर्ट में भी गया लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसका कारण ये है कि आयोग पहले ही लिख देता है कि अगर ट्रांसलेशन से संबंधित कोई भी गलती होती है तो इंग्लिश वाले वर्ड को ऑथेंटिक माना जाएगा। तो कई बार जानकारी होते हुए भी, प्रश्न का उत्तर आपको पता होते हुए भी ट्रांसलेशन की गलती की वजह से आपसे गलती हो जाती है, आपका प्रश्न गलत हो जाता है। तो इसलिए ऐसी गलतियों से बचने के लिए ऐसी अवधारणाओं में आप लोग जो इंग्लिश वाला वर्ड है उस पे ज़रूर नज़र डाल लीजिएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल मुझे और याद आ रहा है कि ट्रांसलेशन की जो गलतियां हो सकती हैं वे किस लेवल तक की हो सकती हैं। भूगोल में जो आईएएस की परीक्षा होती है तो जो उसमें वैकल्पिक विषय के रूप में जो लोग भूगोल ऑप्ट करते हैं, अगर उन लोगों ने प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखे होंगे, आप लोग भी चाहें तो देखें, मुझे सन याद नहीं आ रही है। तो एक बार क्या किया गया कि एंट्री पूछी जाती है, उसमें विभिन्न लोकेशन दे दी जाती हैं और उन लोकेशन को मानचित्र पर फिल करना होता है। तो एक बार एक लोकेशन पूछी गई, हिंदी में लोकेशन थी नीलगिरी। नीलगिरी, अब आप सब लोग समझ गए होंगे कि नीलगिरी का क्षेत्र कहां पर है, कि जहां पर प्रायद्वीपीय भाग में, जहां पर जिस वाले क्षेत्र में पश्चिमी घाट और इधर से पूर्वी घाट आकर मिलते हैं, ये वाला जो क्षेत्र है ये नीलगिरी का क्षेत्र हो गया। अब जिन लोगों ने हिंदी में नीलगिरी पढ़ा होगा वो लोग यहीं पर एंट्री फिल करके आ गए होंगे नीलगिरी। इंग्लिश वाले पन्ने पर इसी नीलगिरी के लिए लिखा हुआ था ब्लू माउंटेन। इंग्लिश में इसी के लिए लिखा हुआ था ब्लू माउंटेन। ट्रांसलेशन की गलती देखिएगा, ब्लू माउंटेन मिजोरम के क्षेत्र में एक पर्वत शिखर है ब्लू माउंटेन नाम का। तो जैसे देखिए ब्लू को ट्रांसलेट किया गया नील या नीला, और माउंटेन का मतलब होता है पर्वत, और पर्वत का एक हिंदी में पर्यायवाची होता है गिरी। तो माउंटेन को ट्रांसलेट करके गिरी कर दिया गया। तो ब्लू माउंटेन को इंग्लिश में जो ब्लू माउंटेन था उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके नीलगिरी कर दिया गया। ऐसी ऐसी गलतियां भी बड़ी परीक्षाओं में होती हैं ट्रांसलेशन की। तो ऐसी एरर से बचने के लिए मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि जहां कहीं पर भी आप लोगों को भाषा में कन्फ्यूजन लगे, लैंग्वेज को लेकर कन्फ्यूजन लगे, तब आप लोग प्रश्न का उत्तर देने से पहले इंग्लिश वाला वर्ड जरूर पढ़ लीजिएगा। तो हम लोग थे मिश्रित खेती और मिश्रित शस्यन। तो यहाँ पर ये जो दिया गया है कि मिश्रित खेती करना तथा शस्यावर्तन करना, उसको समझ लीजिएगा। मृदा के संरक्षण के लिए मिश्रित खेती करना भी एक कारगर उपाय हो सकता है। मिश्रित खेती करने का मतलब हो गया कि फसलें उपजाना, उसके साथ साथ पशुपालन करना। इससे क्या होगा, किसान की आय के लिए जो भूमि है, जो मृदा संसाधन है, उस पर दबाव कम होगा। इसके अलावा जब वो पशुपालन करेगा उससे गोबर इत्यादि उसे प्राप्त होगा, उससे जैविक खाद या ह्यूमस की प्राप्ति होगी, और उस जैविक खाद का, उस गोबर इत्यादि का प्रयोग वह खाद के रूप में खेतों में कर लेगा। इससे क्या होगा, मृदा की उत्पादकता बढ़ेगी। तो मिश्रित खेती करना भी मृदा को संरक्षित करने का एक तरीका हो सकता है। तथा शस्यावर्तन करना, शस्यावर्तन का मतलब होता है क्रॉप रोटेशन। शस्य जो शब्द है हिंदी का, उसका मतलब होता है फसल, और आवर्तन करना का मतलब है रोटेट करना, क्रॉप रोटेशन। इसका मतलब ये हो गया कि एक के बाद दूसरी फसल बोना, दूसरी के बाद तीसरी फसल बोना। जैसे मान लीजिए पहले गन्ना बो दिया, गन्ने के बाद में गेहूं बो दिया, गेहूं के बाद में कोई दलहनी फसल बो दी। इस प्रकार से एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी फसल बोना, चक्रण में या रोटेट करते रहना फसल। ऐसा नहीं करना कि एक ही फसल को लगातार बोते रहना। मान लीजिए किसी भूमि पर अगर एक ही फसल
लंबे समय तक बोई जाती रहेगी, तो क्या होगा कि उस फसल के द्वारा जिन पोषक तत्वों की अधिकता होती है या जिन पोषक तत्वों की अधिकता उस फसल विशेष को होती है, तो लगातार वह फसल उन पोषक तत्वों को मृदा से अवशोषित करती रहेगी और उन पोषक तत्वों की मृदा में लंबे समय में कमी हो जाएगी। मृदा में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी और मृदा में अपकर्षण की स्थिति पैदा हो जाएगी और मृदा की उत्पादकता घट जाएगी। इसलिए फसलों को रोटेट करते रहना, गन्ने के बाद गेहूँ बो दिया, गेहूँ के बाद दलहनी फसल बो दी, दलहनी फसल के बाद कोई अन्य फसल बो दी। इस प्रकार से एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी फसल इत्यादि बोते रहना चाहिए, जिससे कि मृदा में पोषक तत्वों का संतुलन बना रहे। अगली जानकारी दी है, अवनलिका अपर्दन को रोकने तथा उनके बनने पर नियंत्रण के प्रयत्न किए जाने चाहिए। जिस क्षेत्र में मान लीजिए अवनलिकाओं का बनना शुरू हुआ है, जल का बहाव हो रहा है किसी क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र में अवनलिकाओं को मिट्टी इत्यादि डाल के बंद कर देना चाहिए, उनको पाट देना चाहिए। या जिस क्षेत्र से जल का अनियंत्रित जो प्रवाह हो रहा है, उस अनियंत्रित प्रवाह को रोका जाना चाहिए। तो शुरू में ही अगर अवनलिकाओं को बनने को रोक देंगे तो आगे उन अवनलिकाओं का और अधिक विस्तार नहीं होगा। उंगली के आकार की अवनलिकाओं को सीढ़ीदार खेत बनाकर समाप्त किया जा सकता है। बड़ी अवनलिकाओं में जल की अपरदनात्मक तीव्रता को कम करने के लिए रोक बांधों की एक श्रृंखला बनानी चाहिए। अवनलिका के शीर्ष की ओर फैलाव को नियंत्रित करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। यह कार्य अवनलिकाओं को बंद करके, सीढ़ीदार खेत बनाकर अथवा आवरण वनस्पति का रोपण करके किया जा सकता है। मैंने 2-3 इमेजेस ली हैं। ये देखिए, जैसे किसी क्षेत्र में अवनलिका बनी हुई है तो वहां पर जल के बहाव के लिए इस तरीके का एक रोक बांध बना देना चाहिए। पत्थर, ईंट पत्थर इत्यादि की संरचना बना देनी चाहिए, जिससे कि जल का प्रवाह कम किया जा सके। किसी क्षेत्र में अवनलिकाएं बनना शुरू हुई हैं तो वहां पर ईंट पत्थर मिट्टी इत्यादि डाल के उसको बंद कर देना चाहिए, उसको पाट देना चाहिए, जिससे कि उसका और अधिक विस्तार ना होने पाए। आवरण वनस्पति इत्यादि का भी रोपण किया जा सकता है अवनलिकाओं को रोकने के लिए। रोक बांधों की श्रृंखला बनाई जानी चाहिए। इसका मतलब है कि जिस स्रोत से जल अनियंत्रित तरीके से प्रवाहित हो रहा है उसको ही रोक देना चाहिए। मान लेते हैं इस वाले क्षेत्र से और इधर के लिए जल प्रवाहित हो रहा है अनियंत्रित तरीके से, तो इस अनियंत्रित जल प्रवाह को रोकने के लिए ये वाले रोक बांध बना दिए जाने चाहिए इस क्षेत्र में। इससे क्या होगा कि जो जल का अनियंत्रित प्रवाह हो रहा है वह रुक जाएगा और उस जल के प्रवाह से मृदा का अपरदन रुक जाएगा। अगली एक और जानकारी दी गई है, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि पर बालू के टीलों के प्रसार को वृक्षों की रक्षक मेखला बनाकर तथा वन्य कृषि को करके रोकने के प्रयास किए जाने चाहिए। आप लोग देख पा रहे होंगे इस इमेज में, देखिए कि इधर वाले क्षेत्र में खेत है, कोई इधर वाले क्षेत्र में खेत है, खेत की मेड़ पर या खेत के किनारे पर वृक्षों की एक कतार खड़ी कर दी। इसे ही कहा जाता है रक्षक मेखला, इंग्लिश में कहा जाता है शेल्टर बेल्ट। और ये वाली जो विधि है मृदा को संरक्षित करने की, ये विधि ऐसे क्षेत्रों में ज़्यादा कारगर होती है जहाँ पर मृदा का अपरदन पवन के द्वारा होता है। बहती हुई पवन के द्वारा जहाँ मृदा का अपरदन होता है वहाँ पर मृदा को संरक्षित करने की ये वाली विधि ज़्यादा कारगर है। क्योंकि जैसे मान लीजिए किसी खेत के किनारे ये इस तरीके से वृक्ष एक लाइन में, एक कतार में खड़े कर दिए गए, इससे क्या होगा कि जो पवन बहुत तेजी से इस तरफ से बहती हुई आ रही है तो वह इन वृक्षों से, इन वृक्षों के पत्तों से टकराएगी, तो उसका जो वेग है वह कम हो जाएगा। और जब वेग कम हो जाएगा तो इधर वाले क्षेत्र से उस पवन के द्वारा मृदा का अपरदन कम हो जाएगा। इसके अलावा वनीकरण को बढ़ावा देना भी मृदा संरक्षण का एक अन्य प्रयास हो सकता है। वन रोपण किया जाना चाहिए अधिक से अधिक, क्योंकि वन जो होते हैं उनमें जो वृक्ष पाए जाते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो मृदा को जकड़े रहती हैं और मृदा अपरदन को कम करने में सहायक होती हैं। तो वनीकरण को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि को चारागाहों में बदल देना चाहिए। ये बात हम लोगों ने पहले ही समझ ली थी कि जिन क्षेत्रों में कृषि नहीं की जा रही है तो उन क्षेत्रों में भी
आवरण फसलें तो रोपण उनका किया ही जा सकता है। मान लीजिए बड़े पैमाने पर अधिक खेती नहीं की जा सकती है, लेकिन कुछ ऐसी फसलों, ऐसी वनस्पतियों का रोपण किया जा सकता है जो उस कृषि के लिए अयोग्य भूमि पर आवरण फसल का काम करें। इससे क्या होगा कि आवरण फसल रोपित हो जाने से वह जो धरातल था, जो पहले नग्न था, वह नग्न नहीं रह जाएगा, निरावृत नहीं रह जाएगा। इस वजह से उस क्षेत्र में मृदा का अपरदन कम हो जाएगा। तो ये कुछ उपाय थे जो मृदा संरक्षण के लिए अपनाए जाने चाहिए। और इसके साथ ही ये अध्याय समाप्त होता है। अब हम लोग अगले अध्याय में मिलेंगे और आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।